चलिएगा दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवोल्ट की, जो होगा कौन सा रिवोल्ट, पावना रिवोल्ट या पवना रिवोल्ट। ठीक है, पावना रिवोल्ट की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो अ पीजेंट मूवमेंट। ये भी एक किसान आंदोलन था या किसान स्ट्रगल था, किसान मूवमेंट था। और ये जो स्ट्रगल था लगभग 1870 से 1880 के दौर में चलता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सीरीज ऑफ स्ट्रगल था, एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलाया गया आंदोलन था। इसमें हम साथ ही इस मूवमेंट में क्या इसके कॉजेस थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही एक पवना एग्रीरियन लीग बनाई गई थी, पवना एग्रीरियन लीग, जिसमें वहाँ के जो किसान थे उन लोगों ने मिलकर एक लीग बनाई थी। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर पास किए जाते हैं, कुछ अधिनियम आते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये खासतौर से उन किसानों के लिए था, उन फार्मर्स के लिए था जो जमींदारों के कंट्रोल में रहकर खेती करते थे। ठीक है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो हम बोल सकते हैं किराएदार की तरह थे, जो अपनी जमीनों पर किराएदार की तरह फार्मिंग किया करते थे, खेती किया करते थे। ठीक है, और उनके जो असल मालिक थे जमीनों के, वो कौन थे, वो जमींदार थे। अब ऐसे किसान जो सिर्फ अपनी जमीन पर खेती करते थे, जमींदारों के रूप एक प्रकार से हम बोले तो एक रेंट, उनकी जो जमीनें हैं वो सिर्फ रेंट पर उन्होंने ली हुई है और वो सिर्फ खेती करते हैं। अब इन ऐसे किसानों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, कुछ स्ट्रगल होते हैं या कुछ ऐसे इशूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो पवना रिवोल्ट थे, ये जो पवना रिवोल्ट हुआ था, इट इज अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ रिवोल्ट। ये एक प्रकार के श्रृंखलाबद्ध तरीके से किए गए आंदोलन थे जो 1870 से 1880 तक हुए थे। ठीक है, तो फ्रॉम 1870 टू 1880 इट इज अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रगल या सीरीज ऑफ मूवमेंट थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1859 में रेंट एक्ट ऑफ 89 पास किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेंट एक्ट ऑफ 1859 1859 पास किया। ठीक है, अब ये जो रेंट एक्ट ऑफ 1859 पास किया गया था, इसमें सबसे खास बात ये थी कि ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल अगर बोला जाए किसानों के या पीजेंट्स के राइट या अधिकारों से रिलेटेड ये पहला एक्ट था या पहला लेजिस्लेशन था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन विच द राइट्स ऑफ फार्मर्स आर डिस्कस्ड, जिसमें किसानों के अधिकारों के लिए बात की गई थी, किसानों के राइट से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई थी। तो ये क्या बात हो रही है कि ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, क्योंकि किसानों के राइट से रिलेटेड ये पहला एक्ट था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं फार्मर्स के खिलाफ या फार्मर्स के अगेंस्ट ही इन्होंने पॉलिसी अपनाई है, लेकिन यहाँ पर रेंट एक्ट ऑफ 1859 ये पहला एक्ट या पहला लैंडमार्क लेजिस्लेशन हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें किसानों के राइट्स या अधिकारों की पहली बार यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, द रेंट एक्ट ऑफ 1859 वाज कंसीडर्ड एज द लैंडमार्क एज वेल एज द फर्स्ट स्टेप इन इवोल्यूशन ऑफ टेनेंसी लेजिस्लेशन एंड पीजेंट्स राइट्स। तो ये हम इसे टेनेंसी लेजिस्लेशन या फिर पीजेंट्स राइट्स के रूप में भी समझ सकते हैं। टेनेंसी का मतलब होता है कि एक जमीन पर जिसने किराए पर ली हुई है, ठीक है ना, ऐसे किसानों को हम बोलते हैं टेनेंट, या किराए पर जमीन लेना, जोतना। इस एक्ट में यह कहा गया था, इस एक्ट में बेसिकली क्या बात बोली गई थी, मूल या इंपॉर्टेंट बात क्या थी इन रेंट एक्ट ऑफ 1859। तो इस एक्ट में ये बोला गया था कि यदि कोई किसान 12 साल तक 12 ईयर तक यदि किसी लैंड पर, यदि किसी जमीन पर कल्टीवेशन कर रहा है तो क्या होगा, तो हर साल सरकार को लगान भी पे कर रहा होगा। ठीक है, यदि कोई किसान किसी जमीन पर 12 ईयर तक खेती कर रहा है तो वो हर साल, यदि वो हर साल क्या कर रहा है, सरकार को लगान भी पे कर रहा है, तो उस लैंड की जो ओनरशिप होगी, उस जमीन की जो मालिकाना हक होंगे, वो उस फार्मर्स को दे दिए जाएंगे, उस किसान को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जमीन के जो ओनर हैं वो जमींदार हैं। जमीन के ओनर कौन है, जमींदार हैं, या कोई भी व्यक्ति जो जमीन का ओनर है, अब वो खेती नहीं कर रहा है, खेती किसी और किसान को दी है, उसने किसी और व्यक्ति को दी हुई है, मजदूर को दी हुई है, और ये व्यक्ति खेती कर रहा है लगातार। लेकिन कितने साल तक अगर उसने खेती करी है, 12 ईयर तक अगर लगातार उसने फार्मिंग करी है उस जमीन पर, और यदि उसने गवर्नमेंट को ऑब्वियसली टैक्स भी दिया है, लगान भी दिया है, तो फिर उसके साथ क्या होगा कि उसे उस जमीन का
हक दे दिया जाएगा, उसे उस जमीन का ओनर कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पे हो जाती है। दिस एक्ट कन्फर्ड ऑक्यूपाई राइट्स ऑफ टेनेंट हु हेल्ड लैंड फॉर 12 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइंग राइट मिल रहे हैं, यहाँ पे अधिग्रहण या मालिकाना अधिकार मिल रहे हैं किसे, टेनेंट को। टेनेंट का मतलब वो किसान जो किसी जमीन को किराए पर लेकर खेती करता है। ठीक है, लेकिन कितने समय के बाद, फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति ने 12 साल तक अपनी किसी जमीन पर अगर खेती करी है, किसानी करी है, तो उसे ऑक्यूपाइंग राइट दिए जा रहे हैं, उसे अधिकार या मालिकाना हक दिए जा रहे हैं रेंट एक्ट ऑफ 1859 के द्वारा। ठीक है, रेंट एक्ट ऑफ 1859 में ये एक खास बात बोली गई थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, यानी अब सिर्फ 12 साल की बात थी, 12 साल का डिवीजन करो, लगान पे करो और जमीन अपनी बना लो। तो ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात थी फार्मर्स के लिए। ठीक है, कि 12 ईयर की बात है, 12 ईयर में कितना लगान हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो लगान है 12 ईयर तक आप पे करिए गवर्नमेंट को, और फाइनली वो जो जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं वो जमीन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है, इस बात से किसान काफी खुश थे, किसान काफी हैप्पी थे। लेकिन ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रावधान से, इस प्रोविजन से सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई वर्ग थे या सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई लोग थे तो वो जमींदार लोग थे। ठीक है, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, पावना बंगाल या बांग्लादेश में आता है, और आप सभी को पता है कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुआ चला करता था। परमानेंट सेटलमेंट में ओनरशिप किसे दी जाती थी, ओनरशिप दी जाती थी जमींदारों को। ठीक है, तो जमीन के मालिक कौन थे, जमींदार थे ऑब्वियसली, और फार्मर्स सिर्फ खेती करते थे, उन्हें सिर्फ खेती के ही अधिकार थे। अब बंगाल में ही परमानेंट सेटलमेंट था। अब देखिए क्या हुआ कि इस चीज से सबसे ज्यादा नाखुश या नाराज कौन है, जमींदार है। ठीक है, और जमींदार कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो ओनरशिप है वो खत्म हो जाए किसी भी जमीन से। ठीक है, तो जमींदार कभी भी नहीं चाहेगा कि किसानों को जमीन की ओनरशिप बनने दिया जाए, और वो कोशिश करेंगे कि किसानों को जमीन की ओनरशिप बनने से या ओनरशिप मिलने से किसी भी तरह से रोका जाए। ठीक है, तो क्या बात बोली गई कि किसान किसी भी तरह से 12 साल कंप्लीट ना कर पाए, किसान को किसी भी तरह से या पीजेंट्स को किसी भी तरह से उस जमीन के मालिकाना हक ना मिल पाए, ओनरशिप ना मिल पाए। इसके लिए क्या किया है जमींदारों ने या लैंडलॉर्ड्स ने या तालुकदारों ने, तरह तरह के हथकंडे अपनाए। ठीक है, तरह तरह के तरीके अपनाए जिससे कि किसानों को मालिकाना हक ना मिल पाए, किसानों को ओनरशिप ना मिल पाए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने जो रेंट था, जो लगान था, उसे 6 से 7 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, 6 से 7 गुना लगान बढ़ा दिया ताकि किसान क्या करे, मजबूरी में आकर या परेशान होकर उस जमीन को छोड़ दे और किसी दूसरी जमीन पर खेती करना स्टार्ट कर दे या खेती करने की शुरुआत कर दे। तो या तो उन्होंने क्या किया है, लैंड की जो रेंट की जो दर थी उसे 6 से 7 गुना तक बढ़ा दिया। इतने पर भी अगर किसान नहीं माने तो उन्हें फोर्सफुली क्या किया गया, वहां से इजेक्ट करने की कोशिश की गई, वहां से हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, उनको वहां से दूर भगाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर एक प्रकार से देखा जाए तो अत्याचार किया गया, अटैक किया गया और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई। उस जमीन को छोड़ने के लिए उनके ऊपर तरह तरह से प्रेशर किया गया और इलीगल तरीके से भी उन्हें हटाने की कोशिश की। ठीक है, इलीगल तरीके से एक तो रेंट की रेट बढ़ा दी है, 6 से 7 गुना रेंट की रेट बढ़ा दी। दूसरा, इलीगल तरीके से उन्हें इजेक्ट किया जा रहा है, अपनी जमीनों से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रही है, सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है ये जो जमींदार लोग थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे जमीनों के, उनके द्वारा। ठीक है, उन्हें परेशान करने के लिए उनके क्या होते थे, जो एनिमल्स थे, जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, जैसे गाय भैंस हो गए हैं, या उनकी जो पैदावार पैदा हुई है, जो उनकी जमीन, जो उनकी फसलें हुई हैं, उनको भी क्या कर लिया जाता था, हथिया लिया जाता था। यानी ये जो जमींदार थे ये काफी ज्यादा बुरे तरीके से किसानों को पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, ताकि डर या मजबूरी के कारण वो अपने जमींदारों की बात मान ले, और अगर इतने पर भी कोई किसान नहीं मानता तो उन किसानों को के ऊपर क्या किया जाता था, कोर्ट केस किया जाता था। ठीक है, लीगल केस उनके ऊपर किया जाता था और उन्हें प्रताड़ित करते थे इस तरह से। तो किसानों पर कोर्ट केस डालकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो अब आप लोग समझें कि किस तरह से अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यम से जो जमींदार थे वो किसानों को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ताकि किसान किसी तरह से अपनी उस जमीन को छोड़ के किसी और जमीन पर चला जाए, वहां पर खेती करे और 12 ईयर कंप्लीट ना कर पाए। अगर 12 ईयर कंप्लीट ही नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू रेंट एक्ट ऑफ 1859, तो जो ऑक्यूपेशन राइट है उस जमीन के, वो जमींदार के ही बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, इससे निपटने के लिए जो पाबना डिस्ट्रिक्ट है, पाबना जो जिला है, तो पाबना जिला या पाबना जिले के यूसुफशाही परगना, ठीक है, पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसानों ने मिलकर क्या किया है, एक लीग बनाई है। ठीक है, किसानों ने मिलकर एक लीग बनाई जिसका नाम रखा गया पाबना एग्रीरियन लीग।
तो ये चीज आप लोग समझें कि पावना एग्रीरियन लीग का गठन किया गया, पावना एग्रीरियन लीग बनाई गई। कहां पर बनाई गई? ये बनाई गई पावना जो जिला है, पावना जो डिस्ट्रिक्ट है, उसी में जो यूसुफ शाही जो परगना है वहां पर, ठीक है। यूसुफ शाही परगना में पावना एग्रीरियन लीग का गठन किया गया किसानों के द्वारा, और जिसका टारगेट ये था, जिसका लक्ष्य ये था कि ये जो अत्याचार किया जा रहा है, ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो परेशान किया जा रहा है जमींदारों के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उनसे निपटा जाए, उनसे निपटने के लिए कुछ आंदोलन या कुछ स्ट्रगल शुरू किया जाए। इसीलिए ये पावना एग्रीरियन लीग का गठन किया गया था, ठीक है। अब आप ये समझें कि पावना की बात करें तो पावना आज के समय या वर्तमान में, प्रेजेंट में ये कहाँ आता है? तो ये बांग्लादेश में आता है, ठीक है। उस समय पर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो रीजन था वो एक साथ था। अब पावना एग्रीरियन लीग ने क्या किया? लायर्स या वकीलों की मदद लेना शुरू की, और वकीलों के माध्यम से इलीगली बढ़ाए हुए जो रेंट थे, इलीगली जो बढ़ाई गई लगान की दरें थी, उन्हें देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे जो आंदोलनकर्ता थे वो चल रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, उन्होंने किसकी हेल्प ली? उन्होंने लायर्स की या वकीलों की मदद ली, और वकीलों की हेल्प से उन्होंने ये जो बढ़ाई गई रेंट थी, ये जो इलीगल तरीके से जो बढ़ाई गई रेंट की रेट्स थी, उसे देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इट मीन्स की लैंड स्ट्राइक हो गई है यहाँ पे, सॉरी रेंट स्ट्राइक हो गई है, एंड रिफ्यूज टू पे इनहांस्ड रेट्स, और जो बढ़ी हुई दरें थी रेंट की, उसे देने से, उसे पे करने से यहाँ पे मना कर दिया, ठीक है। और जमींदारों को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, यहाँ पे जमींदारों को कोर्ट तक क्या किया गया? घसीटा गया है, चैलेंज द जमींदार इन द कोर्ट। तो कोर्ट तक जमींदारों को लेकर जाया गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो पावना एग्रीरियन लीग का स्ट्रगल था, ये धीरे धीरे पूरे पावना और बाद में ईस्ट बंगाल के डिफरेंट पार्ट्स तक या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी अलग अलग हिस्सों तक फैल जाता है। अब देखिए पावना में ये आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूर्वी बंगाल, इट मींस ईस्ट बंगाल, और क्योंकि ईस्ट बंगाल जो आज के समय बांग्लादेश है वहां पर फैल जाता है, पावना के पूरे एरिया में या क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है। ये स्ट्रगल पूरी तरह से एक लीगल स्ट्रगल के रूप में ही जाना जाता है। मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल वाज दैट ऑफ लीगल राइस, लीगल रेजिस्टेंस। तो ये जो आंदोलन था ये पूरी तरह से लीगल यानी कि कानूनी रूप से सही था या कानूनी रूप से लड़ा जाने वाला मूवमेंट था, ठीक है। द स्ट्रगल स्प्रेड थ्रू आउट पावना एंड टू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। तो ये कहां से कहां तक फैला है? तो पावना, इसके अलावा जो पूर्वी बंगाल के अलग अलग क्षेत्र थे वहां तक इस आंदोलन का विस्तार हुआ है। इस स्ट्रगल में अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त, ठीक है, जैसे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने भी किसानों को सपोर्ट किया है। तो बड़े बड़े जो नाम हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, साथ ही आरसी दत्त, इन लोगों ने इस मूवमेंट को, इस स्ट्रगल को सपोर्ट किया है। इट मीन्स अ नंबर ऑफ यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी एंड आरसी दत्त हैड सपोर्टेड द पीजेंट मूवमेंट। तो इन्होंने पीजेंट के इस इशू को, पीजेंट के इस केस पर अपना सपोर्ट दिखाया, अपना सहयोग दिया है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो इंडियन एसोसिएशन था, जो भारत एसोसिएशन था, ने भी किसानों की मदद के लिए वो लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू किया है, या जो इंडियन एसोसिएशन है वो भी सामने आई है, वो भी आगे आई है किसानों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन को हम वेरी फर्स्ट लीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझते हैं, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी had come forward to support these peasants। तो ये चीज आप लोग क्लियर होगी। अब देखिए इन सारी चीजों के बाद नतीजा ये निकलता है, क्योंकि ये लंबा स्ट्रगल था, लंबा मूवमेंट था, ये चलता है। तो इसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि 1880 में, 1880 में गवर्नमेंट एक रेंट लॉ कमीशन को अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है इन 1880, 1880 में रेंट लॉ कमीशन को अपॉइंट करती है। ये एक आयोग बनाया जाता है, एक कमीशन बनाया जाता है 1880 में, ठीक है ना। इसके पहले जैसे हमने बात करी थी नील मूवमेंट की या नील रिवोल्ट की, तो उसमें भी एक नील आंदोलन के फलस्वरूप या नील रिवोल्ट के फलस्वरूप एक नील कमीशन बनाया जाता है, एक इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। और इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही इंडिया में इंडिगो या किसानों को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए मजबूर नहीं किए जाने की नीति बताई जाती है।
एज इट इज यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेंट लॉ कमीशन फॉर्म किया गया है, रेंट लॉ अधिनियम पास किया गया है, ठीक है, सॉरी रेंट लॉ कमीशन यानी रेंट लॉ जो आयोग है वो बनाया गया है। और इस आयोग की अगर बात करें तो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, या इस आयोग का जो काम है वो क्या है, एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, किसके लिए, रेंट एक्ट ऑफ 1859, रेंट एक्ट ऑफ 1859 के जो गलत पॉइंट्स थे, ठीक है, उनकी जो गलत बातें थी उन्हें दूर करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाना और उसे या एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट टेनेंसी बिल टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द रेंट एक्ट 1859। तो रेंट एक्ट ऑफ 1859 के जो भी डिफेक्ट हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इस कमीशन की स्थापना की गई है, इस आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, इस कमीशन की रिपोर्ट पर बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास होता है। अब इस कमीशन की रिपोर्ट पर एक और एक्ट पास होता है जिसे हम बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 यहाँ पर पास हो जाता है। और ये जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है इसमें भी वही बातें जो थी उसे डबल से उन चीज़ों पर पुनः ये बात होती है कि किसानों के जो ऑक्यूपेशन राइट है वो उन्हें कंटिन्यू मिलते रहेंगे या वो उनके लिए सिक्योर रहेंगे, और ज़्यादा उन्हें सिक्योर करने की कोशिश की। जो बात यहाँ पे रेंट एक्ट ऑफ 1859 में कही गई थी वही बात यहाँ पर भी की गई है, और काफ़ी सिक्योर, काफ़ी सुरक्षित तरीके से बोला गया है कि यहाँ पे लैंड ऑक्यूपाई करने के 12 सालों का जो अधिकार, 12 सालों के बाद जो राइट था वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही सिक्योर है। लेकिन आज भी या अभी भी, हालांकि अभी भी जो लैंड ऑक्यूपाई करने की जो शर्त है किसानों के लिए वो ये है कि पहले आपको 12 ईयर तक वहां पर काम करना होगा, वहां का जो लगान है वो पे करना होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तब उसे हम जमीन का मालिक या ओनरशिप दे सकते हैं या दी जाएंगी। ऐसे प्रोविजन, ऐसे प्रावधान इस अधिनियम में, इस एक्ट के तहत बनाए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास होता है, और इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है कि 12 ईयर के बाद जो ऑक्यूपेशन राइट है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या उसे और ज्यादा सिक्योर किया जाता है, ठीक है। बट अब जमींदार जो है वो मनमाने तरीके से इजेक्ट नहीं करा सकते हैं किसानों को। तो यहाँ पे ये बात तो पहले भी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो जमींदार थे ये किसानों को क्या करने लगे थे, इजेक्ट करने लगे थे अपनी जमीनों से, ताकि कोई भी किसान 12 ईयर तक या 12 वर्षों तक किसी एक खेत पर जमीन ना कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में इट मेड ऑक्यूपेंसी राइट विच 12 ईयर ऑफ पोजेशन और पोजेशन मोर सिक्योर। तो 12 साल के बाद की जो पोजेशन है उसे और ज्यादा सिक्योर और उसे और ज्यादा मजबूत बनाने का काम यहाँ पर किया गया, ठीक है। इस एक्ट में कहा गया है कि किसी भी किसान को उसकी जमीन से सिविल कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इजेक्ट किया जा सकता। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जमींदार किसी को 12 ईयर तक रहने नहीं दे रहा था अपनी जमीन पर, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 12 ईयर के बाद ही आपको आपकी जमीन पर जिस पर आप खेती कर रहे हैं उसके ओनरशिप राइट मिल सकते हैं। तो फार्मर्स को जमींदार रहने नहीं देता था, टिकने नहीं देता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया कि अब से कोई जमींदार किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है। अगर उसे किसी किसान को उसकी जमीन से हटाना है तो उसके लिए पहले उसे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति कोर्ट से ऑर्डर लेता है और कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद यदि किसी को उसकी जमीन से इजेक्ट करता है तो इट कैन बी पॉसिबल, या ये लॉ के कंट्रोल के अनुसार होगा, कानून के नियम के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की, अगले आंदोलन की। अभी तक हमने 2 मूवमेंट डिस्कस किए हैं, पहला नील विद्रोह या नील मूवमेंट और दूसरा जो है वो है पावना रिवोल्ट, ठीक है।